आज मैं आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ब्रिटिश हमारे देश में आए हैं और उन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया है और उसके बाद जब से वो अपनी छाप छोड़कर गए हैं यहाँ पर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हिस्टोरियंस के नाम पे, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को लिखा है, एक अटेम्प्ट ये दिखाया गया है हमारे देश की जनता को कि हमारी जो फोर्सेस थी, इनमें किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन नहीं था। ये डिसऑर्गेनाइज़ सी थी और ऐतिहासिक तौर पर भारत के जो हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं, वो कभी भी किसी प्रकार के आक्रमण या मेजर टाइप के ऑपरेशंस करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐतिहासिक तौर के वो एविडेंसेस मिलेंगे, जिसके तहत मैं आपको ये बात बताऊँगा कि भारत के पास हमेशा से एक ऑर्गेनाइज़्ड और एक वेल डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स हमेशा से रही थी। हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी ऐतिहासिक तौर पर भारत के रूलर्स थे, उन सभी ने इन ट्रूप्स का प्रयोग एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड फैशन में किया है। और ये जो ब्रिटिश का नैरेटिव जो आज तक हमारे देश में चलता आ रहा है, इसकी आवश्यकता है इसको तोड़ना और हमारे देश को ये जागरूक करना और जनता को ये बात बताना कि हमारे देश में डिसिप्लिन्ड फोर्सेज और कोवर्ट फोर्सेज का प्रयोग हमेशा से जारी रहा। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट की चर्चा आपसे करूंगा। हम लोग जब मिलिट्री स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें एक अक्सर कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, जिसको RMA के नाम से भी जाना जाता है। रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का बेसिकली अगर मैं सरल तरीके से आपको समझाने की बात रखूं तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया और ये टेक्नोलॉजी जो बदली, इस टेक्नोलॉजी ने बदलने के बाद वॉरफेयर पे कैसे इम्पैक्ट किया। यानी कि रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स ये देखता है कि सोसाइटी में टेक्नोलॉजी रेगुलरली बदलती रहती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, उस टेक्नोलॉजी के बदलाव से वॉरफेयर के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का इनोवेशन होगा तो सोसाइटी की सोच में भी इनोवेशन होगा, और यदि सोसाइटी की सोच में इनोवेशन होगा तो ये भी बात तय है कि इस इनोवेशन की वजह से जो दूसरे देश आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, उनके तौर तरीकों में भी बदलाव आएगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से वॉर लड़ने में और वॉर को जीतने में भी उनके तौर तरीकों में भी बदलाव आएगा। तो अगर मैं एक सिंगल लाइन में पुट करूं तो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स इज ऑल अबाउट दैट हाउ टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स द वॉरफेयर। तो टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आने से वॉरफेयर पे के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होंगे, ये चीज़ बेसिकली स्टडी की जाती है। अब जब हम देखते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी के कारण कोई अगर बेसिकली वॉरफेयर में बदलाव हुआ, तो इस बदलाव की वजह से किसी भी देश का स्ट्रेटेजिक कल्चर बदलता है। ये एक दूसरा शब्द है जो आपको जानने की आवश्यकता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर का बेसिकली मतलब ये होता है कि किस कंडीशन में एक राज्य अपने बल का प्रयोग करेगा। क्योंकि कोई भी राज्य बल का प्रयोग ऐसे ही उठ के नहीं करने लगता। बल का प्रयोग किसी न किसी कंडीशन पे ही किया जाता है। अब वो ऐसे कौन से कंडीशन होंगे कि जिनके वजह से बल का प्रयोग किया जाएगा, और ये जो फैक्टर्स होते हैं और ये जिन कारणों के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाता है कि हम बल का प्रयोग करेंगे, वो बोला जाता है उसको स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब अगर हम भारत के ऐतिहासिक तौर की बात करें तो दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम वैदिक समय की बात करते हैं तो भारत में जो वैदिक पीरियड था, उस पीरियड में जो लोग थे वो जनरली ट्राइबल लोग थे। जो ट्राइबल लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान वो घूमते रहते थे, जमीन को ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते थे। और इस दौरान उन्होंने जैसे जैसे वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह गए, दूसरे ग्रुप्स के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आए और उस समय इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, घोड़े आए, घोड़े के साथ साथ चैरियट्स बने, और चैरियट्स और घोड़ों के मेल से वॉरफेयर में जो बदलाव वैदिक समय में देखने को मिला, वो वैदिक समय में बदलाव इस प्रकार का आया कि इसको हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी पैराडाइम। क्योंकि जब आपने घोड़े के साथ एक चैरियट बांधा और उसके बाद उस चैरियट और घोड़े का प्रयोग करके आपने एक लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी मिलिट्री को जो एडवांटेज मिला वो था मास वर्सेस वेलोसिटी का। एंड मास एंड वेलोसिटी का ये जो एडवांटेज आपको दूसरे वेरी के ऊपर मिला, इसकी वजह से आपने एक तरीके से अपने एडवर्सरी को हराने की कोशिश करी। अच्छा, अब जब आप अपने एडवर्सरी को मास इनटू वेलोसिटी
इस पैराडाइम से हराने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वॉर एट्रिशन की होती है। एट्रिशन यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य ये रहता है कि चैरियट और घोड़े का प्रयोग करके दूसरे जो आपके ऊपर आक्रमण करने वाली शक्ति है उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या की जाए। तो आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए। भारत के अंदर वैदिक पीरियड का मास इनटू वेलोसिटी पैराडाइम आज तक हमारे भारत के स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक हिस्सा है। और वो हिस्सा कुछ ऐसा है कि आज भी भारत इस चीज में मानता है कि कोई भी यदि हमारी ट्रूप्स को किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े तो उसमें मास इनटू वेलोसिटी का गेम कुछ ऐसा खेला जाए कि ऑपरेशन इतना स्विफ्ट और फास्ट हो कि एडवर्सरी अपनी आंख ही झपके और उतनी देर में हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूं तो भारत आज की डेट में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है जिसमें एक स्विफ्ट एजाइल मोबिलिटी बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है, ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो है मास वर्सेस वेलोसिटी वैदिक पैराडाइम ऑफ वॉरफेयर के ऊपर बेस्ड है। आयरॉनिकल बात है कि वैदिक पैराडाइम के इस मास इनटू वेलोसिटी थॉट को आज भी प्रयोग करते हैं लेकिन इसका प्रचार नहीं करते। हमें इस बात को बोलने में क्या शर्म है कि हमारा जो आज की डेट में सर्जिकल स्ट्राइक का एक जो कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड आज की डेट में ये कहता है कि हमने क्रिएट किया है ये कॉन्सेप्ट सर्जिकल स्ट्राइक का, इसका ओरिजिन तो एक्चुअल में वैदिक समय में देखा गया, जो कि वॉर ऑफ एट्रिशन, मास इनटू वेलोसिटी, चैरियट एंड हॉर्स बेस्ड वॉरफेयर के पैराडाइम में देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखने को वॉरफेयर के रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स में मिली वो थी ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड ट्रूप्स का प्रयोग। हमारे महाभारत में चक्रव्यूह की बात की गई, हमारे महाभारत में चंद्रव्यूह की बात की गई, हमारे महाभारत में सकत मकर व्यूह की बात की गई। इन सारे जितने भी ये व्यूज के प्रयोग किए गए, आप सोचिए कि इनमें ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड फोर्स का प्रयोग, मिलिट्री फॉर्मेशन यूनिट्स बना के इसका प्रयोग किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में बोलती हैं कि भाई ट्रूप्स को डिसिप्लिन में लाना, ट्रूप्स को बटालियंस का शेप देना, उनको मिलिट्री फॉर्मेशन के यूनिट्स में बना के लाना, ये हमारी देन है, उनकी देन नहीं दोस्तों, ये महाभारत की देन है। महाभारत है जो ऐसा टेक्स्ट है जो ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करा जाना चाहिए, खास करके मिलिट्री हिस्ट्री की पढ़ाई में, ताकि दूसरे देशों को इस बात का पता चले कि ये पेटेंट हमारा है, इसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज में भारत अभी भी नाकाम है कि हम महाभारत के इन ड्रिल फॉर्मेशंस, और ये ड्रिल फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं, ये ड्रिल फॉर्मेशंस जो थे ये थे ड्रिल टू किल, क्योंकि ये इस प्रकार से डिजाइंड थे कि जो आपका एनिमी एडवर्सरी है वो किसी भी प्रकार की सांस लेने की परिस्थिति में न रहे, क्योंकि आप अपने ट्रूप्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके ले जाएंगे कि आपका ओपोनेंट इमीडिएटली खत्म होगा। और तो और इससे बढ़कर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कौटिल्य का। कौटिल्य ने दोस्तों सबसे पहले 327 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया, उस समय पोरस ने अलेक्जेंडर को बेसिकली रोकने की कोशिश तो करी और उसने अपनी मिलिट्री शक्ति भी दिखाई। लेकिन कौटिल्य ने, क्या आप जानते हैं कि भारत में उस समय जो ग्रीक्स आए हुए थे, अलेक्जेंडर आया हुआ था अपनी आर्मी के साथ, उनके ऊपर सबसे पहला विश्व का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्रयोग किया। और आज की डेट में जो अमेरिका अपने आप को कहता है और इजराइल अपने आप को कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो हम लोग बेसिकली क्रिएटर्स हैं इस कॉन्सेप्ट के, आप लोग चोर और डकैत हैं, क्योंकि आप लोगों ने कौटिल्य से ये आइडिया चोरी किया है। आप कौटिल्य को इस चीज की रेफरेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर का सबसे पहला गेम खेला था तो किसी ने, वो था कौटिल्य। कैसे? कौटिल्य ने जब ये देखा कि ग्रीक्स आ चुके हैं, भारत के बॉर्डर पे बैठे हैं, भारत के अंदर आक्रमण करने वाले हैं, ट्रूप्स थके हुए थे, उन थके हुए ट्रूप्स के ऊपर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम ऐसे खेला गया कि उस समय कौटिल्य ने चित्र बनाए। और चित्र बनाए किस चीज के? हाथियों के। और हाथियों के चित्र के नीचे उसने ये दिखाया कि किस तरीके से हाथी जो है अपने वैरियों के, एडवर्सरीज के जो सिर हैं उनको फोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे। वो चित्र बना बनाकर उसने वो चित्र जो है ग्रीक्स की जो आर्मी थी, जो भारत के बॉर्डर पर, सीमा पर उस समय बैठी थी और भारत के अंदर आक्रमण करने वाली थी,
वो चित्र उसने वहां तक अपने एजेंट्स के थ्रू भिजवाए, और जैसे ही ये चित्र ग्रीक के सोल्जर्स ने देखे, उसी समय एक नैरेटिव चलाया, और नैरेटिव ये चलाया उस समय कौटिल्य ने कि भारत जिसके ऊपर तुम आक्रमण करने की सोच रहे हो, यहाँ पर तो 9,000 वॉर एलिफेंट्स हैं, और ये जो वॉर एलिफेंट्स हैं, इनके ये चित्र, ये दृश्य देख लीजिए, ये तो अपने एडवर्सरी को, वैरी को, उसके सिरों को ऐसे क्रश करके फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जब मैं कहता हूं कि कौटिल्य ने भारत का सबसे पहला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डॉक्ट्राइन बनाया, तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डॉक्ट्राइन में सबसे पहली चीज आपने क्या देखी कि चित्र के बेसिस पे दूसरे वैरी के मन में डर पैदा करना, और दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स का प्रयोग करके ये चित्र वहां तक पहुंचाकर उनके थ्रू एक नैरेटिव चलाना। दोस्तों भारत इस काम में ऐतिहासिक तौर से तब से ये गेम खेल रहा है जब ये देश अमेरिका जैसे तो पैदा भी नहीं हुए थे। इनके यहाँ पर तो सिर्फ उस समय जब कौटिल्य होता था तो जंगली जानवर भी ना घूमा करते थे। ये देश जो आज की डेट में अपने आप को कहते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डॉक्ट्राइन्स को चैंपियन किया है, अरे तुम तो उस समय थे भी नहीं जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारत प्रयोग कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं तो आप जानकर हैरान होंगे कि कौटिल्य ने एक डॉक्ट्राइन और भी दिया है वॉरफेयर के लिए, और वो था मंडला थ्योरी, राजमंडल थ्योरी या मंडला थ्योरी। राजमंडल थ्योरी और मंडला थ्योरी जो है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव एक सिंगल लाइन में आप जानते हैं क्या है कि माय नेबर इज माय एनिमी बट माय नेबर्स नेबर इज माय बेस्ट फ्रेंड। यानी कि मेरा जो नेबर है, मेरे जो बगल में रहता है, वो मेरा वेरी है, वो एनिमी है, लेकिन जो उस वेरी के बगल में जो दूसरा नेबर है, वो मेरा विश्वमित्र होना चाहिए। भारत आज की डेट में ये स्ट्रेटेजी अपने रिश्ते चीन के साथ और अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ लगाता है। अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा वेरी है पाकिस्तान, उसके बगल में जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत के जो और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं, इन रिश्तों को मंडला थ्योरी के नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे छोटे से देश में भारत ने एक एम्बेसी और 5 कॉन्सुलेट खोल रखे हैं, और जितने भी ये कॉन्सुलेट्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर से बेयरली 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इन कॉन्सुलेट्स के तहत पाकिस्तान के अंदर गतिविधियों पे नजर रखी जाती है उस तरफ से, और इस तरफ से तो पाकिस्तान को एनसर्कल करके हम बैठे ही हैं। मंडला थ्योरी इन प्रैक्टिस अगर कहीं है तो ये मंडला थ्योरी है अफगानिस्तान के केस में। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना को आज की डेट में मंडला थ्योरी के नजरिए से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर 2 बड़े महत्वपूर्ण देश हैं जो भारत के बहुत ही क्लोज दोस्त माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है वियतनाम और दूसरा है एक लैंड बॉर्डर रखने वाला मंगोलिया। मंगोलिया आज की डेट में वो देश है जहां से चाइना के अंदर आती हुई सारी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल्स हैं, क्योंकि चाइना चाहे तो आज की डेट में भी सैटेलाइट्स का प्रयोग इंटरनेट के लिए तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे चाइना के गांव हैं जहां पर पुराने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क अभी भी लगे हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स को चाइना अभी रिप्लेस नहीं करना चाहता। और भारत मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है। मंगोलिया में तो एनटीआरओ ने एक सब स्टेशन भी बना रखा है, और वियतनाम जहां पर रॉ का एक लिसनिंग पोस्ट है, और वो आरएनएडब्ल्यू का लिसनिंग पोस्ट वियतनाम में होना, और मंगोलिया में एनटीआरओ का एक बेसिकली सब स्टेशन होना। आज की डेट में आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों देशों के ऊपर मंडला थ्योरी अपनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों इसके बाद ये भी है कि भारत के इतिहास में इंडिजिनस वॉर डॉक्ट्राइन्स भी आए। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट चालू किया अपने समय में, और वो कॉन्सेप्ट था ब्राउन वाटर नेवी। आज की डेट में अमेरिका पूरे विश्व स्तर पर खड़े होकर चाइना और अमेरिका जैसे देश ये बोलते हैं कि हम तो ब्लू वाटर नेवी के एस्पिरेशन रखते हैं। ब्लू वाटर नेवी अगर एक लाइन में बोलूं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसे प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवी की शक्तियां हैं, नेवी के शिप्स हैं, जिनके तहत आप दूसरे ओशंस में जाकर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका अटलांटिक को छोड़ के, पैसिफिक को छोड़ के इंडियन ओशन में आकर यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की शक्ति रखती है। नेवल शिप्स उसके पास कुछ ऐसी हैं। भारत भी ब्लू वाटर नेवी का एक एस्पिरेशन रखता है, हमारे पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हम भी एक दिन ब्लू वाटर नेवी बनेंगे। लेकिन ब्लू वाटर नेवी का एक सब वेरिएंट होता है ब्राउन वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी का मतलब होता है कि कोस्टल इलाकों में शक्ति प्रदर्शन करना। जब भारत में आक्रमण चल रहा था
इनके ब्रिटिशर्स के तहत, और ब्रिटिशर्स क्योंकि समुद्री इलाकों से आ रहे थे, तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राउन वाटर नेवी का गठन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार एक ऐसा नेवल यूनिट क्रिएट किया कि जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए पूरे के पूरे महाराष्ट्र के उस कोस्ट से डटा हुआ था, जुटा हुआ था। तो दोस्तों, ये जो एक इंडिजिनस वॉर डॉक्ट्राइन था, ये भी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि गुरु गोविंद सिंह जी से इंस्पायर होके महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिजिनस डॉक्ट्राइन बनाया था और उस डॉक्ट्राइन का नाम था स्नैचिंग ऑपरेशंस। आज की डेट में भी भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और मैंने तो इस अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ कई ऐसे ऑपरेशंस शेयर किए हैं जिसमें भारत ने स्नैचिंग ऑपरेशंस करके लोगों को पकड़ के भारत लाया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या स्नैचिंग ऑपरेशंस का गठन जो आज की डेट में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रयोग करती हैं, इसका ओरिजिन तो इफेक्टिवली महाराजा रंजीत सिंह के समय से हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के समय की जो आर्मी थी, उस आर्मी ने इस प्रकार के ऑपरेशंस किए कि वो एक समय पर माउंट कैलाश को भी स्नैच करके भारत का हिस्सा बना चुकी थी। जी हाँ, भारत के ऐतिहासिक तौर से महाराजा रंजीत सिंह के समय माउंट कैलाश, जिसको आज चीन ने कब्जा करके रखा है, ये एक समय भारत की ही टेरिटरी और भारत का ही एक इलाका था। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए, चाहे वो वैदिक समय के हों, चाहे वो महाभारत के काल के हों, चाहे वो कौटिल्य के हों, इंडिजिनस में हों, चाहे महाराजा रंजीत सिंह के हों या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के हों, इन सारे से एक चीज तो ये प्रूव हो जाती है कि ये जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर एक नैरेटिव चला रखा था, जिसको उसके बाद उनके ही पालतू मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हिस्टोरियंस, जो एक पूरे पॉलिटिकल पार्टी के संगठन से मिलकर जिन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि भाई भारत में किसी भी प्रकार का कोई डिसिप्लिन ऐतिहासिक तौर पर नहीं था वॉरफेयर में, भारत वॉरफेयर में हमेशा से पिछड़ा रहा है, हम तो बल्कि हमेशा से नॉन वायलेंट किस्म के देश रहे हैं, हम तो कभी किसी पे कुछ इस प्रकार की मारकाट वाली हरकतें करते ही नहीं। दोस्तों, हमारा अपना एक ऐतिहासिक तौर पे स्ट्रैटेजिक कल्चर रहा है। हम लोग हमेशा से रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का एक भाग रहे हैं, और इस रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का एक भाग आपको याद रखना है कि ये चीज़ आज की डेट में हमें अपने बच्चों को, हमारे देश की जनता को ये बात बतानी है कि भारत हमेशा से पीसफुल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं था, और उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऐतिहासिक तौर पर हमने कभी रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स नहीं किया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।